भूगोल BA भाग तृतीय प्रश्न पत्र प्रथम में आज आपका पुनः स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने भूगोल में प्रादेशिक आवश्यकता, प्रादेशिक विभाजन के आधार पढ़े थे कि भूगोल में क्यों हमें प्रादेशिक विभाजन की आवश्यकता पड़ती है, किन आधारों पर, किन संकल्पनाओं पर भूगोल में प्रादेशिक विभाजन को, प्रादेशिक वर्गीकरण को महत्व मिला। इस संदर्भ में हमने पढ़ा था कि भूगोल एक दिक् स्थान का विज्ञान है जिसमें हम प्रादेशिक परिघटनाओं का अध्ययन प्रदेश स्तर पर आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं और उन परिभाषाओं से डेवलप संकल्पनाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले थे। आज उसी के अंतर्गत हम आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रदेश क्या हैं, उनकी क्या पहचान है, उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या उनकी क्या परिभाषा है। पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी प्रदेश के दो प्रमुख आधार हैं। यदि किसी प्रदेश का विभाजन किसी एक लक्षण से, तो हमने कहा था एक लाक्षणिक प्रदेश। यदि किसी प्रदेश के विभाजन का आधार एक या एक से ज़्यादा लक्षणों के आधार पर है तो हमने नाम दिया बहुलाक्षणिक। जैसे सिर्फ जलवायु के आधार पर हमने प्रदेश बांटा, हमने कही थी जलवायु प्रदेश। लेकिन जलवायु के साथ कृषि या कृषि के काम में आने वाले उपकरण हैं तो हमने इसे कह दिया बहुलाक्षणिक प्रदेश। इन दोनों के अलावा एक सीरीज़ और है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण प्रदेश या सकल प्रदेश या विशिष्ट प्रदेश। उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। मूल तौर पर ये हमने बांटे थे एक लाक्षणिक प्रदेश, बहुलाक्षणिक प्रदेश, सकल प्रदेश जिसे कंपेज के नाम से जाना जाता है, समरूपी प्रदेश। अब हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले एक लाक्षणिक प्रदेश अर्थात ऐसे भौगोलिक प्रदेश जिनमें सिर्फ एक ही लक्षण की समरूपता हो। उन्हें सिर्फ एक लक्षण के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक लक्षण के आधार पर हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे प्रदेशों को एक लाक्षणिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे जलवायु आधारित प्रदेश को जलवायु प्रदेश बोल दिया। कोई वनस्पति के आधार पर सदाबहार, मरुस्थलीय वनस्पति, शीत वनस्पति या जैसी वनस्पति हम बांट सकते हैं। ऐसे हम कृषि के आधार पर, सारांश यही है, हम यदि सिर्फ एक लक्षण का उपयोग करें तो उन्हें बोलते हैं एक लाक्षणिक प्रदेश। दूसरा है बहुलाक्षणिक प्रदेश। ऐसे प्रदेश जिनमें एक से ज़्यादा लक्षणों की समरूपता हो उन्हें बहुलाक्षणिक प्रदेश कहा जाता है। अर्थात ऐसे प्रदेश जिनका विभाजन का आधार सिर्फ कोई एक लक्षण नहीं वरन एक से ज़्यादा लक्षण हो। जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा, अधिवास या यातायात। ये वैसे तो अलग अलग प्रदेश हैं, लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो इनमें आपस में अंतर संबंध है। समझ रहे मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ जलवायु हो, वनस्पति हो, मृदा हो, अधिवास हो, यातायात हो, इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्रत्येक एक लाक्षणिक दूसरे एक लाक्षणिक से एक विशिष्ट अंतर संबंध स्थापित करता है। तो इन विशिष्ट एक लाक्षणिक में जो आपसी अंतर संबंध डेवलप होते हैं उससे बन जाते हैं बहुलाक्षणिक प्रदेश। तीसरा बताया था अपने सकल प्रदेश जिसे कंपेज भी कहा जाता है। अर्थात ऐसे प्रदेश जिनका निर्धारण भौतिक और सांस्कृतिक तथा जैव लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसको यदि हम सूक्ष्मता से देखें, ये वस्तुतः वे प्रदेश हैं जो कि मूल रूप से, कार्यात्मक रूप से मानवीय व्यवसायों से संबंधित होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि जो मानवीय व्यवसाय हैं उनके आधार पर जो हमने प्रदेश बांटे उसका आधार है सकल प्रदेश या कंपेज। चौथा है समरूपी प्रदेश। ऐसे प्रदेश जहाँ विभिन्न क्रियाओं में समरूपता मिले। अब ये क्रियाएं भौतिक भी हो सकती हैं, ये क्रियाएं
मानवीय भी हो सकती है। मतलब आप इसका संक्षिप्त अंतर समझें, क्रियाएं भौतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। मान लीजिए आर्थिक क्रियाएं हैं तो वहाँ पर व्यवसाय में समानता होगी। अगर भौगोलिक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ के भौतिक लक्षण हैं, जलवायु, तापमान या जलवायु के अन्य कारक, उनमें समानता होगी। तो उसके आधार पर जो प्रदेश बनता है वो समरूपी है। चौथा है संग्रंथित प्रदेश, जिन्हें हम नोडल प्रदेश ही बोलते हैं। आमतौर पर छोटे और गठित प्रवृत्ति वाले प्रदेश हैं। इन्हें संगठित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इनका निर्माण भी मूल रूप से आर्थिक क्रियाओं पर बेस्ड होता है। इन प्रदेशों का निर्माण मूल रूप से उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर कार्यात्मक रूप से आर्थिक क्रियाएं केंद्रीय स्थान पर होती है। अंतिम अगला भाग है सामान्य प्रदेश। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिर्फ सामान्य लक्षण, अर्थात चाहे वो भौगोलिक लक्षण हो, चाहे सामाजिक या आर्थिक, सामान्य लक्षणों के आधार पर विभाजित प्रदेशों को सामान्य प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट प्रदेश। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, यदि कोई सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, भौगोलिक या सांस्कृतिक किसी भी लक्षण में कोई विलक्षणता हो, कोई विशिष्टता हो, तो हम उस लक्षण या विशिष्टता के आकार, संरचना, प्रतिरूप और जो उस लक्षण की विशिष्ट क्रिया है उसके आधार पर इन प्रदेशों को निर्धारित करते हैं। ये मूलतः होते तो एक समान हैं, लेकिन वहाँ पर लक्षणों में विशिष्टता होती है। जैसे उदाहरणार्थ दामोदर घाटी का औद्योगिक प्रदेश और जर्मनी का रूवर घाटी का औद्योगिक प्रदेश, दोनों मूलतः औद्योगिक प्रदेश हैं। दामोदर घाटी की प्रमुख नदी है दामोदर नदी, उसके सारे औद्योगिक प्रदेश विकसित है। रूवर घाटी जर्मनी में रूवर नदी है, उसके सारे विकसित प्रदेश है। दामोदर नदी की घाटी में जो उद्योग विकसित हुए हैं वे अधिकांशतः इस्पात से संबंधित उद्योग धंधे हैं, जबकि जो रूवर घाटी है उसमें वे उद्योग धंधे विकसित हुए हैं जो कि मूलतः सेवा क्षेत्र से हैं, अर्थात विशाल आकार की मशीनें जिनका उपयोग खनन कार्यों के लिए होता है, विशिष्ट खनन कार्य के लिए होता है। अर्थात ये विशिष्ट प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिनका निर्माण का आधार कोई विशिष्टता होती है। वो विशिष्टता भौतिक या किसी आधार पर हो सकती है। अगली कैटेगरी में प्राकृतिक, भौगोलिक और आकृतिक प्रदेश आते हैं। मैंने सारा बताया था, प्राकृतिक प्रदेश जिनके विभाजन का आधार प्राकृतिक लक्षण है, भौगोलिक प्रदेश वे प्रदेश जिनके विभाजन का आधार भौगोलिक लक्षण है। अब कई बार कन्फ्यूजन क्या होता है कि साहब प्राकृतिक और भौगोलिक में कोई अंतर है क्या? कोई विशेष अंतर नहीं। अंतर मानव और मानव के द्वारा निर्मित अंतर क्रियाएँ हैं। जब भी हम प्राकृतिक प्रदेश की बात करेंगे हम सिर्फ बात करते हैं भौतिक लक्षणों की, ये नदी, हवाएं, जलवायु इत्यादि की। लेकिन जब हम भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं तो न सिर्फ भौतिक लक्षण होते हैं, वरन जहाँ मानव रह रहा है वह उन भौतिक लक्षणों से जो अंतरक्रिया कर रहा है उसके आधार पर उसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट आकृतिक प्रदेश, ये भी आंशिक रूप से भौगोलिक प्रदेश जैसे होते हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में ही एक ही लक्षण की समानता हो, उन्हें हम आकृतिक प्रदेश कहते हैं। अर्थात सांस्कृतिक हो, जैसे यूरोल प्रदेश है रूस का, या थार का मरुस्थल है। आप देखेंगे पूरे थार के मरुस्थल में जो जीवन दर्शन है, जीवनचर्या है, जो जीवन का आधार है, जो भौतिक लक्षण है, जो मानवीय लक्षण है, वह पूरे के पूरे समान है। ऐसे ही रूस का जो यूरोल प्रदेश है, यूरोल पर्वतीय प्रदेश, उसके सारे भी ऐसा ही है। इन्हें बोलते हैं हम आकृतिक प्रदेश। एक विभाजन है कर्मोक्षलक्षी प्रदेश। कर्मोक्षलक्षी प्रदेश और आर्थिक प्रदेश लगभग एक जैसे होते हैं। कर्मोक्षलक्षी प्रदेश में क्या होता है, कार्य विभाजन और कार्य संगठन ये मुख्य आधार है। और आर्थिक प्रदेश में क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं, कि उस क्षेत्र विशेष में कितनी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, किस प्रकार हो रही है।
भाई कर्मोपलक्षी में तो कार्य विभाजन है कि क्या आधार है और संगठन का किस प्रकार विस्तार है। नेक्स्ट है जातीय प्रदेश। प्राकृतिक लक्षणों में जो क्षेत्र समरूपता रखे उन्हें बोलते हैं जातीय प्रदेश, जैसे मानसूनी जलवायु प्रदेश। धन्यवाद।